हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग म्यूटेशन के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और म्यूटेशन में मैंने आपको बढ़ा दिया है, बताया है मैंने आपको क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्रोमोसोमल एबरेशन के बाद आप देख रहे होगे मेरा जो अगला टॉपिक था वो रहेगा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं हम लोग इसको। देखिए जीन म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, है ना। जो डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई चेंजेज होता है ना और उसकी वजह से कैरेक्टर बदल जाता है ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। देखो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग जीन के स्ट्रक्चर में केमिकली कुछ चेंजेज आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन, और इसकी वजह से कैरेक्टर बदल जाता है। अब देखो जीन म्यूटेशन का टाइप बताया गया है नीचे में, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक के बदले में कोई और चीज़ आ जाना, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए सब्स्टिट्यूशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूटेड बाई अनदर, है ना। न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे के साथ। अब देखो इसमें दो टर्म आ गया, एक आ गया ट्रांजिशन और एक आ गया ट्रांसवर्सन। देखो ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन कब कहेंगे? जब प्यूरीन सब्स्टिट्यूटेड बाई प्यूरीन। अब ये प्यूरीन चीज़ जो है ना वो आपको ऐसे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है, लेकिन आपको याद होगा या आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि एक होता है प्यूरीन और एक होता है क्या? पाइरिमिडीन होता है ना। ये न्यूक्लियोटाइड है, इसी न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए बना हुआ है। तो प्यूरीन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पाइरिमिडीन जो होता है उसमें क्या होता है? साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है या फिर यूरासिल होता है ना। तो ये बेसिक बात है डीएनए के बारे में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें और ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये जानो कि हमारा डीएनए दो टाइप के बेस का बना हुआ होता है, दो टाइप के नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होता है, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है उसमें कौन कौन आते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडीन जो आते हैं उसमें आते हैं साइटोसिन, थाइमिन या फिर थाइमिन के बदले में यूरासिल होगा अगर वो आरएनए होगा तो ये वही है। एक है क्या? ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्सन। अब देखो ट्रांजिशन में क्या होता है? ट्रांजिशन में बताया गया है कि जब प्यूरीन जो है वो प्यूरीन से सब्स्टिट्यूटेड होता है, जब एक प्यूरीन प्यूरीन से सब्स्टिट्यूटेड होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। लेकिन जब प्यूरीन का सब्स्टिट्यूशन पाइरिमिडीन से हो, जब प्यूरीन का सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पाइरिमिडीन से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ये वही लिखा हुआ है, देखिए प्यूरीन सब्स्टिट्यूटेड बाय प्यूरीन और पाइरिमिडीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पाइरिमिडीन। और प्यूरीन जब सब्स्टिट्यूटेड हो पाइरिमिडीन से या फिर पाइरिमिडीन सब्स्टिट्यूटेड हो प्यूरीन से तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सन। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा सकता है ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। अब देखो ट्रांजिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक। देखिए मैं ट्रांजिशन का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे TCA, CCT, CTT और CAC। ये देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना ये एक कोड है, जेनेटिक कोड बोलते हैं हम लोग इसको। ये डीएनए के टर्म में जेनेटिक कोड, डीएनए का सेंस स्ट्रैंड के टर्म में जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। डीएनए के सेंस स्ट्रैंड के टर्म में जेनेटिक कोड लिखा हुआ है। तो TCA जो होता है ना वो सेरीन के लिए होता है, प्रोएलेनिन के लिए होता है या प्रोलीन के लिए होता है, ये ल्यूसीन के लिए होता है, ये हिस्टिडीन के लिए होता है। अब देखो मान लो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, कहीं एक जगह चेंजेज हो रहा है,
अब ये एक जगह चेंजेज हो रहा है तो देखो ये TCA एज ए TCA है, CCT में कोई चेंजेस नहीं, CCT CCT है, CTT CTT है, लेकिन यहाँ पे हो गया CAT। अब देखो CAC हिस्टीडीन के लिए है, CAT भी हिस्टीडीन के लिए ही होता है। इसके लिए हम लोग नाम देते हैं। जब मैं आपको साइलेंट म्यूटेशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं यही एग्जांपल आपको फिर से दे दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे साइटोसिन को रिप्लेसमेंट कर रहा है कौन, थाइमीन। देखिए साइटोसिन जो है वो थाइमीन से रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये दोनों क्या है, पायरिमिडीन है ना। तो पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, पायरिमिडीन से हो रहा है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा म्यूटेशन है, ये ट्रांजिशन है। इसको हम लोग बोलेंगे ना, देखिए पायरिमिडीन सब्सटीट्यूटेड बाई पायरिमिडीन। ये मैं वही आपको बताया आपको अभी मैंने कि साइटोसिन का सब्सटीट्यूशन किससे हो रहा है, पायरिमिडीन से हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। यही चीज़ है ट्रांजिशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ट्रांजिशन को देखने के बाद हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सन क्या है। अब देखिए ट्रांसवर्सन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। जैसे आपको याद होगा कि सिकल सेल एनीमिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब देखो सिकल सेल एनीमिया में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो बेस पेयर हमारा था वो क्या था, CTC। और CTC जब ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, जब ये किस में जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, तो क्या बनाता है, GAG। और ये GAG के वजह से 6th पोजीशन पे कौन आता है, वैलिन आता है। ये एक नॉर्मल RBC का सिस्टम है, याद आ रहा है, ये एक नॉर्मल RBC का सिस्टम है। लेकिन यही CTC जब हो जाता है CAC, देखिए थाइमीन का सब्सटीट्यूशन किसके द्वारा हुआ, एडेनिन के द्वारा। देखिए थाइमीन है ना, थाइमीन है ना, थाइमीन क्या होता है, पायरिमिडीन होता है। और इसका सब्सटीट्यूशन किससे हुआ, प्यूरिन से, एडेनिन से। मैंने वही लिखा है, ट्रांसवर्सन में क्या होता है, प्यूरिन से पायरिमिडीन सब्सटीट्यूटेड हो जाता है ना। तो थाइमीन का सब्सटीट्यूशन किससे हुआ, एडेनिन से। तो जब ऐसा होगा तो क्या बनता है मेरा, तो बनता है GUG, मैसेंजर RNA। ये जो mRNA है ना, उसका जो बेस पेयर होता है वो क्या होता है, GUG। और GUG की वजह से जहाँ पे ये आपका क्या था, ये ग्लूटामीन था, यहाँ पे क्या था, ग्लूटामीन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 6ठे पोजीशन पे क्या था, ग्लूटामीन। ये था ग्लूटामीन। और ग्लूटामीन जो था वो किस में बदल गया था, वैलिन में बदल गया था। तो वैलिन में बदलने की वजह से क्या हुआ था, वैलिन में बदलने की वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ RBC था वो इसमें कैसा था, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ RBC मेरा ऐसा था, और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ RBC कैसा हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, है ना, याद है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्सन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉइंट म्यूटेशन जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट म्यूटेशन में आपको क्या मिला कि एक हुआ सब्सटीट्यूशन जिसमें ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में मैंने आपको क्या बताया कि प्यूरिन जो है वो प्यूरिन से सब्सटीट्यूटेड होता है। देखिए यही मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि प्यूरिन का सब्सटीट्यूशन किससे हुआ था, प्यूरिन से। साइटोसिन का सब्सटीट्यूशन किससे हुआ था, थाइमीन से। ओके, या फिर पायरिमिडीन का सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे पायरिमिडीन है, सॉरी, पायरिमिडीन का सब्सटीट्यूशन किससे हुआ, थाइमीन से, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। ये जो मेरा एग्जाम्पल था वो क्या था, ट्रांजिशन का एग्जाम्पल था। और मैंने फिर बताया आपको ट्रांसवर्सन के बारे में। तो ये प्रीवियसली पहले से आपको एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जो सिकल सेल एनीमिया होता था उसमें क्या होता था कि ये जो आपका DNA का जो सेंस स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो बनाता है GAG। और GAG जब बनाता है तो वो 6ठे पोजीशन पे क्या बनाता है, ग्लूटामीन। और 6ठे पोजीशन पे जब ग्लूटामीन बनाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अगर मान लो इसमें कोई चेंजेज होता है, मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से जहाँ थाइमीन था वहाँ आ गया एडेनिन। अब थाइमीन और एडेनिन देखिए, थाइमीन क्या है, पायरिमिडीन है, और एडेनिन क्या है, प्यूरिन है ना। तो थाइमीन और एडेनिन जो होता है वो जब चेंज कर जाता है तो जहाँ पे GAG था वहाँ पे क्या आ गया, GUG। और GUG की वजह से क्या आ गया, वैलिन। और वैलिन जब आ गया तो देखिए शेप ऑफ जो RBC था वो चेंज कर गया। तो सिकल सेल एनीमिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में कहा जाता है
कि एक्चुअली में ये जो है, देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जेनेटिक कोड के बारे में। हालांकि जेनेटिक कोड आपको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जेनेटिक कोड, देखिए जेनेटिक कोड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि जेनेटिक कोड जो होता है ना, ये एक कोड होता है। कोड आप समझते हो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का सिंबल हो या साइन हो, इस टाइप का कुछ होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को हैंडल करने के लिए होता है। तो ये कोड होता है। ये कोड किसका होता है? ये कोड जो होता है ना वो डीएनए का कोड होता है। और डीएनए का जो कोड है, डीएनए का जो ये कोड है, इस कोड से वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन, ये कोड जो होता है ना उसमें इंफॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है? फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ही जो है ना वो क्या होता है? एंजाइम में कन्वर्ट होगा या फिर हार्मोन्स में कन्वर्ट होगा और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा या हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। अब इस डीएनए को मदद कौन करता है? इसका हेल्पर कौन है इस कोडिंग में? इसमें हेल्प करता है इसको एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और साथ में इसको हेल्प करता है टीआरएनए, है ना। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कोड है ना मेरा, ये डीएनए का कोड है जो किसके लिए होता है? तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है। और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है इसको? मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब ये कोड जो होता है ना ये ट्रिपलेट होता है। ये कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस का कोड होता है। ये 3N बेस, N बेस में आपको क्या मिलेगा? या तो प्यूरिन मिलेगा या पाइरिमिडीन मिलेगा। 3N बेस का कोड होता है। ओके, तो ये 3N बेस का कोड जो होता है वो क्या रखता है? वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है ना। ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है जो उस पर्टिकुलर कोड के रिस्पॉन्स में किसके वजह से पैदा होता है? तो वो उस पर्टिकुलर कोड के रिस्पॉन्स में एमिनो एसिड के वजह से पैदा होता है। एमिनो एसिड, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोड एमिनो एसिड के लिए होता है। और ये एमिनो एसिड क्या करता है? यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। व्हेन नंबर ऑफ एमिनो एसिड आर कंबाइंड टुगेदर तो बनता क्या है? प्रोटीन बनता है। ओके, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को जानने के पहले ये बेसिक बातें आपको जाननी जरूरी थी कि डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है किस फॉर्म में? तो कोड के फॉर्म में। उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। इस कोड को समझने में या इसको प्रोसेस करने में इसको हेल्प कौन करता है? तो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। क्या काम है इसका? तो इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, और यही प्रोटीन फर्दर एंजाइम में, हार्मोन्स में या फिर और भी बहुत सारे चीज़ों में कन्वर्ट कर जाता है, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का मेटाबॉलिक एक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है। ओके, तो ये है हमारा जेनेटिक कोड के बारे में कुछ बेसिक बातें। ऐसे डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हर कोड जो होता है ना, जेनेटिक कोड का हर कोड जो होता है वो बेसिक इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड के लिए। जैसे देखिए, अब देखिए इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग समझने जा रहे हैं। जब हम लोग को पता चल गया, थोड़े से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जेनेटिक कोड के बारे में। तो देखिए जेनेटिक कोड जो है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जैसे है ना, ये जो आप देख रहे हो सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर है। तो क्या लिखा हुआ है? टीटीसी 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 टीटीसी। देखिए ये बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? थाइमीन थाइमीन साइटोसिन, थाइमीन थाइमीन साइटोसिन, यही बेस पेयर है। अब इस बेस पेयर का जो कोड होता है ये एक्चुअली में इसका कुछ अपना कोड, इस कोड को समझेगा कौन? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कैसे समझेगा भाई? तो थाइमीन तो होता नहीं है, तो उसमें क्या होता है? थाइमीन के बदले में क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा, फिर यूरासिल आ जाएगा और साइटोसिन एज ए साइटोसिन ही रह जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो देखिए टीटीसी जो होता है वो किसके लिए होता है? फिनाइलएलानिन के लिए होता है। देखिए फिनाइलएलानिन के लिए होता है, फिनाइलएलानिन के लिए होता है, फिनाइलएलानिन के लिए होता है, फिनाइलएलानिन के लिए होता है।
तो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ना, ये अगर इसकी संख्या हम लोग देखें तो कितनी है, 15 है। मतलब 5 कोड अवेलेबल है इसमें। मतलब कितने कोड हैं, 5 कोड अवेलेबल है। तो अब देखो, पहला चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। अब एडिशन में क्या होगा, देखो ये जो 5 कोड मेरे पास दिया हुआ था, उस 5 कोड में हमने एक और कोड ऐड किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्शन ऑफ ए बिटवीन 3 और 4। देखो 3 और 4 के बीच में हम यहाँ पे हम ए ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसमें ए ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए टीटीसी टीटीसी टीटीसी। अब देखो चूंकि कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन होता है। तो कोड जब ट्रिपलेट है, अच्छा एक बात और ध्यान देना है कि ये जो कोड आप देख रहे हो ना, हर कोड जो होता है ये एक्चुअली में ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। ये जो कोड आप देख रहे हो ना, इस कोड को हम लोग, ट्रिपलेट कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है इसको। इस फ्रेम को रीड कौन करता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मिलकर के इसको रीड करके कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड को लाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि टीटीसी है फिनाइलएलानिन के लिए, टीटीसी मैंने कर दिया, फिनाइलएलानिन के लिए होता है ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया कि तीसरे और चौथे के बीच में एक नया न्यूक्लियोटाइड आ गया, वो कौन है, एडेनिन। अब देखिए जैसे ही ये नया न्यूक्लियोटाइड आया तो देखिए टीटीसी टीटीसी टीटीसी, ये तो एज 1 2 3 कोडॉन तो एज इट इज है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो अब टीटीसी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एटीटी हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, एटीटी, और फिर जब एटीटी हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सीटीटी, क्योंकि कोड 3 ही होता है, 3 ही बेस पेयर का कोडॉन होता है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, देखिए जहां तक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं हुआ, जहां पे ये चेंजेस नहीं हुआ, उसके पहले देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिनाइल एलानिन देख रहे हैं, फिनाइल एलानिन, यहाँ भी तीनों क्या है, 1 2 3 जो है, 1 2 3 जो मेरा कोडॉन है उसमें फिनाइल एलानिन ही है। लेकिन जहां से चेंजेस होना शुरू हो गया, देखिए वहां पे क्या हो गया, जैसे ही ए आया तो एटीटी, और एटीटी जो होता है वो किसके लिए होता है, ये होता है आइसोल्यूसिन के लिए। वही देखिए लिखा हुआ है आईएलयू। उसी तरह जब एटीटी हो गया तो यहाँ फिर ये तीनों कोडॉन आ जाएगा, सीटीटी, ये होता है किसके लिए, ल्यूसीन के लिए। तो जब ऐसा कुछ होगा तो जो प्रोटीन का नेचर होगा वो बदल जाएगा ना, क्योंकि पहले जो प्रोटीन बना हुआ था वो फिनाइलएलानिन का बना हुआ था, लेकिन अब जो प्रोटीन होगा उसमें फिनाइलएलानिन के साथ आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन आ गया। इसका मतलब प्रोटीन का नेचर ही बदल जाएगा। उसी तरह से ये जो मैंने बताया वो क्या था, एडिशन, मतलब कि यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर गया है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया मेरा, है ना। उसी तरह से अब मैं बात कर रहा हूँ डेलीशन का। आप देखिए यहाँ से मान लो मैं टी को हटा रहा हूँ, देखिए वही लिखा हुआ है डेलीशन ऑफ टी बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 से मान लो मैं टी को हटा देता हूँ। अब 3 और 4 से मैं टी को हटा रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए टीटीसी एज इट इज है फिनाइलएलानिन, यहाँ भी टीटीसी है फिनाइलएलानिन, यहाँ भी टीटीसी है फिनाइलएलानिन, लेकिन जब ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा ना कोड, टीसीटी आ जाएगा। देखिए टीसीटी, और ये किसके लिए है, सेरीन के लिए। और डबल तो कोड होता नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो देखिए यहाँ था फिनाइलएलानिन, और यहाँ हो गया सेरीन। तो देख रहे हैं आप क्या हो गया, आपका प्रोटीन का नेचर ही बदल गया, प्रोटीन का शेप बदल गया, सारा चीज चेंज हो गया है। जो पहले था ना, पहले ये कितना था, 15, पहले जो कोडॉन था, पहले जो कोडॉन में जो नाइट्रोजन बेस था वो कितना था, 15। जब यहाँ ऐड किया तो कितना हो गया, 16, और जब यहाँ से डिलीट किया तो कितना हो गया, 14। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है ना, 5 कोड है, लेकिन ये 5 कोड तो नहीं होगा ना, ये 5 कोड तो नहीं होगा ना। तो पूरा का पूरा जो फ्रेम है ना मेरा, वही बदल गया है। फ्रेम बदलने की वजह से क्या होता है, जरा इसका इफेक्ट देखिए, प्रोटीन शेप चेंज कर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन अलग हो गया ना, एमिनो एसिड ही बदल गया, प्रोटीन शेप चेंज कर जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकता है, बॉडी का फंक्शन चेंज कर सकता है। और इस टाइप का म्यूटेशन हाईली डेंजरस माना जाता है। ये काफ़ी डेंजरस म्यूटेशन है, क्योंकि इससे बहुत सारा डिजीज होता है, जैसे कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इससे मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से पैदा होता है। कैंसर हो गया, कॉन्स डिजीज हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। HIV हो गया, थैलेसीमिया हो गया, टेसेक्स डिजीज हो गया। तो ये बहुत सारा टाइप का डिजीज काउज करता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिलीशन एंड एडिशन।
अब इसी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में फिर पॉइंट म्यूटेशन का और भी हम लोग टाइप देख रहे हैं, और वो हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, साइलेंट म्यूटेशन। क्या है ये? साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं नो चेंज म्यूटेशन। म्यूटेशन काउज नहीं करता है। साइलेंट म्यूटेशन जो होगा ना, वो आपको नाइट्रोजनस बेस पेयर में चेंजेस होगा, लेकिन म्यूटेशन काउज नहीं करेगा। तो इस म्यूटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, नो चेंज इन म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने फिर से एक कोडॉन दिया है, जैसे TCA, CCT, CTT, CAC। अब देखो TCA जो होता है ना, वो सेरीन के लिए होता है, ये होता है प्रोलीन के लिए, ये होता है ल्यूसीन के लिए, और ये होता है हिस्टिडीन के लिए। ओके, ये होता है हिस्टिडीन के लिए। अब देखो यहाँ पे C के बदले में साइलेंट म्यूटेशन, ध्यान दीजिएगा जरा सा, बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है ये, कि C के बदले में यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया। C के बदले में, साइटोसिन के बदले में आ गया थाइमीन। तो क्या साइटोसिन के बदले में थाइमीन आया तो मेरा म्यूटेशन हुआ? अब देखिए TCA एज इट इज सेरीन है, CCT प्रोलीन है, CTT ल्यूसीन है। अब आप अगर जेनेटिक कोड को प्रॉपर वे में स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये CAT जो आप देख रहे हो ना, ये किसके लिए होता है, हिस्टिडीन के लिए ही होता है। अब देखिए तो CAT जब हिस्टिडीन के लिए, CAC भी मेरा हिस्टिडीन के लिए था, तो ये कोई चेंजेस काउज नहीं किया ना, ये कोई चेंजेस तो काउज नहीं किया। और आपको याद होगा अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि पाइरिमिडीन जो है वो पाइरिमिडीन से चेंज कर रहा है ना, क्या हो रहा है, पाइरिमिडीन चेंज या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन जो है ना, वो पाइरिमिडीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ना ट्रांजिशन। याद होगा आपको, पीछे में हमने बात किया है इस पर, ट्रांजिशन बोलते हैं ना इसको। तो ये जो है नो चेंज म्यूटेशन है, मतलब कोई म्यूटेशन काउज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, साइलेंट म्यूटेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आपको अगला मैं बता रहा हूं, वो क्या नाम है उसका, मिस सेंस म्यूटेशन। क्या है ये, मिस सेंस म्यूटेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि जो इसका रियल सेंस होगा ना, उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा। अब जैसे देखिए नीचे फिर दिया हुआ है, जैसे CTT किसके लिए होता है, तो ल्यूसीन के लिए। अभी देखिए मैंने यहाँ बताया है आपको, तो ये होता है किसके लिए, ल्यूसीन के लिए। ये होता है किसके लिए, ल्यूसीन के लिए। ये भी किसके लिए होगा, ल्यूसीन के लिए, ल्यूसीन के लिए, ल्यूसीन के लिए। लेकिन अब देखो ये T जो है ना, वो कन्वर्ट कर रहा है, T जो है वो चेंज कर रहा है किसमें, C में। देखो ये भी एक टाइप का ट्रांजिशन ही है, T जो है वो C में चेंज कर रहा है। तो जहाँ पे CTT था वहाँ पे हो गया CCT। अब CCT हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोलीन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, प्रोलीन के लिए। अब देखिए तो जब ऐसा होगा तो ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो ये म्यूटेशन हुआ ना, ये ल्यूसीन है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन है, ल्यूसीन है, लेकिन ये क्या बन गया, प्रोलीन बन गया। तो प्रोलीन बन गया तो इससे मतलब क्या हो जाएगा कि ये डिफेक्टिव प्रोटीन पैदा करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, डिफेक्टिव प्रोटीन। और डिफेक्टिव प्रोटीन मतलब हो सकता है ये नॉन फंक्शनल भी हो, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी पैदा कर सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मतलब पहले ल्यूसीन 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 पैदा हो रहा था, ये ल्यूसीन मिल करके कोई प्रोटीन बनाता, लेकिन यहाँ पे ल्यूसीन के बदले में देखो ये ल्यूसीन, लेकिन ये क्या हो गया, प्रोलीन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, उसका जो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी है प्रोटीन का, वो चेंज कर जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉनसेंस म्यूटेशन का, है ना। देखिए नॉनसेंस म्यूटेशन का मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे ATG जो होता है वो मिथियोनिन के लिए होता है। किसके लिए होता है, मिथियोनिन के लिए। GCC जो आप देख रहे हो ये एलानिन के लिए होता है। फिर आ गया क्या, GCC आ गया फिर से, है ना। तो ये किसके लिए होता है, तो ये भी एलानिन के लिए होगा। फिर देखिए CAG है, CAG किसके लिए होता है, तो ग्लूटामीन के लिए होता है। और CAC जो होता है वो हिस्टिडीन के लिए होता है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है यहाँ पे, कि C के बदले में T आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ था, T के बदले में C आ गया था। देखिए C के बदले में T आ गया है, जब C के बदले में T आ गया तो ये तो वही रह गया, मेथियोनिन, एलानिन। और ये क्या हो गया, यही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में स्टॉप कोडॉन है। ये DNA के टर्म में स्टॉप कोडॉन है। अगर आप mRNA के टर्म में देखोगे ना,
mRNA के टर्म में देखोगे तो स्टॉप कोडॉन आप 3 पढ़िएगा, 3 स्टॉप्स कोडॉन अवेलेबल हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए के कोड के टर्म में। और वो 3 जो स्टॉप्स कोडॉन है वो कौन कौन से हैं भाई? तो वो हैं आपको UAA, UGA और UAG। ये तीनों जो आप देख रहे हो ये स्टॉप कोडॉन है। अब अगर डीएनए के सेंस में बात करें हम लोग इस स्टॉप कोडॉन का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? TAA। इसको हम क्या लिख सकते हैं? TGA। क्या लिखेंगे? TGA। और इसको हम लोग लिखेंगे TAG। अब देखिए तो ये TAG है ना, TAG है ना, तो ये स्टॉप कोडॉन है। मतलब कि ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था वो क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस क्या कर गया है? स्टॉप कर गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ, ये भी एक टाइप का क्या है? पॉइंट म्यूटेशन ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन सा म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ म्यूटाजेंस के बारे में। म्यूटाजेंस क्या होता है? देखिए म्यूटाजेंस वो फैक्टर्स होता है जो म्यूटेशन काउज करता है। अब देखो 2 टाइप का म्यूटाजेंस बताया गया है, एक है फिजिकल म्यूटाजेंस और एक इसके बाद में बताऊंगा केमिकल म्यूटाजेंस। देखिए फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें वेरियस टाइप के रेडिएशंस होते हैं, टेम्परेचर होता है, मेन रूप से यही होता है टेम्परेचर और रेडिएशंस। अब रेडिएशंस को मैंने बता दिया है 2 टाइप का होता है, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन आता है? अल्फा, बीटा, है ना, गामा, एक्सरे, ये सब जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है देखिए क्रोमोसोमल एबरेशन या ट्रांजिशन काउज करता है। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ बताया है, जैसे मूलर जो है ना, उन्होंने फ्रूट फ्लाई के में एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रूट फ्लाई पे, और फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, है ना। इन्होंने एक्सरे का यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था? मूलर के द्वारा एक्सरे का यूज़ किया गया था। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस चीज़ का चर्चा पहले भी आपको मैंने वीडियो में किया है। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो क्रोमोसोमल एबरेशन और ट्रांजिशन काउज करता है। ट्रांजिशन अभी आपको मैंने बताया है इसी वीडियो में। और मैंने एक और एग्जांपल दे दिया है गामा रेडिएशन के बारे में, इसका भी मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दिया हूँ इसको, कि MS स्वामीनाथन के द्वारा वीट प्लांट पे किया गया था, याद होगा, मेक्सिकन वैरायटी को सरवती सोनारा और पूषा लर्मा में कन्वर्ट किया गया था, है ना। तो ये MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था गामा रेडिएशन से। उसी तरह से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है कौन? UV रे। और UV रे जो होता है वो जनरली क्या होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस काउज बहुत कम करता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये लिस्ट, इसमें जो डेविएशन होता है वो बहुत हाई डेविएशन होता है और काफ़ी इसका पेनेट्रेशन पावर बहुत कम होता है, लेस पेनेट्रेशन पावर, है ना। तो पेनेट्रेशन पावर लेस होने की वजह से क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कम चेंजेस काउज करता है, लेकिन माइक्रोब्स में ज़्यादा काउज करता है। और ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये थाइमिन में डाइमर करता है। थाइमिन जो बताया ना भाई आपको, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और थाइमिन को जोड़ देता है आपस में, ये है ना, और इसका डाइमेराइजेशन काउज करता है। इसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। ओके, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कुछ केमिकल म्यूटाजेंस का। केमिकल म्यूटाजेंस जो होता है वो फिजिकल म्यूटाजेंस से कुछ ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे ब्लड में आ जाता है ना, एस्पिरेटेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स जो होता है ना, वो हमारे चारों तरफ जो यूज़ करते हैं ना हम लोग, ये इंडस्ट्रियल सोर्स हो सकता है, इवन ये फूड का सोर्स हो सकता है, एयर से ये आ सकता है, वाटर से ये आ सकता है, बहुत सारे चीज़ों से हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है ये। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल म्यूटाजेंस। इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे मस्टर्ड गैस का, देखिए फार्मूला मैंने दे दिया है C4H8Cl2S। ये एक्चुअली में ऑर्बेक और रॉबसन, यही दोनों के द्वारा सबसे फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेंस के रूप में इसका खोजा गया था। किसके द्वारा? ऑर्बेक और रॉबसन के द्वारा। ओके, और फिर मैंने दे दिया नाइट्रस एसिड, HNO2 फार्मूला होता है इसका। तो नाइट्रस एसिड जो होता है वो देखिए डीएमिनेशन काउज करता है, मतलब वो चेंजेस काउज करता है, वो चेंज कर देता है। कैसे भाई? तो साइटोसिन को यूरासिल में बदल देता है, गुआनिन जो होता है उसको जैंथीन में बदल देता है।
ये एडेनिन को हाइपोजेंथिन में चेंज कर देता है और जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। ये मॉलिकुलर बेसिस पे चेंज काउज कर देता है। उसी तरह मैंने और एग्जांपल दिया है DEC, डाई इथाइल एसिटिलबेस्टेरॉल का। तो डाई इथाइल एसिटिलबेस्टेरॉल जो होता है ना, जनरली ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है DEC। ओके, फिर मैंने नाम दिया है EMS का, इथाइल मीथेन सल्फोनेट का। ओके, तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब सारे केमिकल म्यूटाजेंस है। उसी तरह से बेस एनालॉग्स के बारे में मैंने बता दिया है कुछ, कि 5 ब्रोमो यूरासिल हो गया, 5 फ्लोरो यूरासिल हो गया, ये सब क्या करता है, थाइमीन का रिप्लेसमेंट कर देता है। तो थाइमीन के रिप्लेसमेंट की वजह से क्या हो जाएगा कि म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि DNA का जो बेस पेयर है उसी में चेंजेज हो रहा है। उसी तरह से एक्रिडाइंस हो गया, प्रोफैल्विन्स हो गया, ये सब भी क्या करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज करता है, और इसकी वजह से कैंसर वगैरह भी काउज होता है हमारे बॉडी में। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया केमिकल म्यूटाजेंस, और आपका म्यूटेशन का जो ये टॉपिक है वो आपका फिनिश हो गया। तो आपको जा कर के फिर से रिवाइज करना है इसको, क्योंकि मैंने जो बताया है आपको NCERT से थोड़ा सा एबव मैंने इस पे काम किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो इसका उस चीज़ को समझने में आपको मदद करेगा, सारे टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।